तहलका अंगेज खबर, इस्लामाबाद पर हमला, दिल्ली में धमाका, क्या होने वाला है, वाना में क्या हुआ, क्या एक बहुत बड़े सानहे की तैयारी की जा रही थी, एनकेएम में क्या लीडरशिप आमने सामने, कोई नया टर्न आने वाला है, अंदर की खबर क्या है और सोशल मीडिया की खबर क्या है। 5 अरब का घपला, और फिर ये घपला किसकी मिनिस्ट्री में हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लड़ाई, चुन चुन कर मारने का सिलसिला कहां शुरू हुआ। 27वीं तरमीम, जहां मां बाप कहते हैं वहां शादी कर लो, क्या वाकई में भुट्टो के यहां शादी। मीरपुर खास में 8 साल की बच्ची के साथ क्या सानिया पेश आया। आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं बड़ी ही तहलका अंगेज खबरें, और उन तहलका अंगेज खबरों में कि क्या एनकेएम में एक बार फिर लीडरशिप का झगड़ा शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। क्या खबरें सिर्फ सोशल मीडिया तक मुहित है या फिर इसके पसे पर्दा वाकई में कोई बड़ा गेम चल रहा है। इस पूरी की एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में आपके सामने रखने वाला हूं कि मामला हुआ क्या, कैसे हुआ, लेकिन उन सब में सबसे अहम वाकया कि क्या वाकई में अब पाकिस्तान एक बड़ी जंग के दहाने पर मौजूद है और इस सारी सूरत हाल में किसका क्या किरदार सामने आ रहा है, और उसके बाद क्या अब इमरान खान की रिहाई बहुत जल्द मुतवक्के होने वाली है। यह खबर भी हम आपके सामने रखने वाले हैं, लेकिन उन सब के लिए जरूरी यह है कि प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। हर लम्हे एक बड़ी खबर आपको देने वाला हूं, लेकिन जहां आप आखिर तक देखेंगे वहां अपने हाथ को भी थोड़ा सा हिलाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एक बड़ी जंग का आगाज हो चुका है और वो जंग ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की गली कूचों तक फैलने वाली है, और उस जंग में बराह रास्त एक बहुत बड़ी साजिश भी बेनकाब हो रही है, और उन साजिश का सिलसिला कहां शुरू होने वाला है ये बात बहुत ही अहम है। 10 तारीख, वो 10 नवंबर की तारीख थी जब इंडिया के बिहार में इलेक्शन का आखिरी दिन था, तो दूसरी तरफ गुजरात यानी कि कराची से मुल्हिका बिल्कुल साथ गुजरात में इंडिया की मशकों के सिलसिले का भी आखिर ही दिन था, और सबको ये बात मालूम था कि उसके बाद क्या होने वाला है। 10 और 11 तारीख को इंडिया की सपोर्ट के साथ अफगानिस्तान से ताल्लुक की बुनियाद पर पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी की गई थी। यह हमला 2 सतहों पर किया गया था। जो अफगानियों की तरफ से धमकी दी गई थी कि इस्लामाबाद पर हमला किया जाएगा, और उसके साथ साथ इंडिया की तरफ से धमकी आई थी कि कराची में हमला किया जाएगा। ये कड़ियों को जरा सा आप मिलाइए तो आपको एक बहुत बड़ी साजिश का उनसर सामने आएगा। 10 तारीख को एक बड़े ही अहम वाकये की इब्तिदा की गई। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला उस वक्त हुआ था कि जब एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर बड़ा हमला हुआ था सन 2014 में, और सन 2014 में 16 तारीख को ये होने वाले हमले ने, 16 दिसंबर को होने वाले हमले ने पाकिस्तान के अंदर अस्करियत पसंदी और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए एक नए सिलसिले का आगाज किया था, और उसके बाद से पाकिस्तान की फौज और तमाम लोगों ने एक मुकम्मल तौर पर उनके खिलाफ ऑपरेशन के सिलसिले की बुनियाद रखी थी। इसी बुनियाद पर 10 तारीख को जरा जहन में रखिएगा, 10 तारीख को यह वाकया क्यों होता है, क्योंकि उस वक्त बिहार का इलेक्शन और उसके साथ साथ ही ये वाकयात रोनुमा होना शुरू होते हैं गुजरात की तरफ। उसी दिन 10 तारीख को वाना के कैडेट कॉलेज के ऊपर एक इंतहा पसंदों का यानी कि अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले चंद शरपसंदों का इंडिया के ताउन से एक बड़ा हमला होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 16 दिसंबर सन 2014 को हुआ था। एपीएस में हुआ क्या था, वहां पर चुन चुन कर लोगों को मारा गया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी यही फार्मूला तय था। लेकिन यहां पर एक ऑपरेशन होता है, और उस ऑपरेशन की बुनियाद पर वहां पर जो लोग दाखिल होते हैं, सबसे पहले ये लोग
वहां पर एक गाड़ी के जरिए जो इनका तरीकेकार होता है, एक खुदकुश हमलावर एक गाड़ी के जरिए दरवाजे से टकराता है और उस टकराव के दौरान ही वहां पर बहुत सारे शरपसंद अंदर दाखिल होते हैं और वो फिर उस पूरी इमारत पर कब्जा कर लेते हैं और फिर लोगों को चुन चुन कर मारने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यही वाकया यहाँ पर रोनुमा हुआ। लेकिन आप जरा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, 10 तारीख को जहन में रखिए। और फिर 10 तारीख को ही शाम को इनका एक प्लान था और वो प्लान था कि इस्लामाबाद पर हमला किया जाए, यानी इसी तरीके से खुदकुश हमला किया जाए। उसके लिए उन्होंने इंतखाब किया था कचहरी का, यानी कि अदालती आहते का, इस्लामाबाद की कचहरी का रखा था। लेकिन उसके बाद यह उसी वक्त आपको इंडिया में, दिल्ली में एक गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजन होता है। बेसिकली वो सिलेंडर फटता है और उसे इंडिया ये बहाना बनाता है कि ये शायद कोई बम धमाका है, लेकिन ऐनी शाहिदीन और उस गाड़ी का जो असल मालिक था उसे मुसलमान बताया जाता है, लेकिन बाद में मालूम होता है कि ये एक हिंदू की गाड़ी थी। और उसके बाद बयानिया तब्दील हो जाता है। दर हकीकत इस बयानिए को शक्ल ये देनी थी कि जो इंडिया और अफगानिस्तान की तरफ से एक खेल खेला जा रहा था कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में एक साथ 10 तारीख के बाद जब महाज खोला जाए, उसी को एक बहाना बनाना था। और फिर 11 तारीख की सुबह के वक्त कचहरी में, इस्लामाबाद कचहरी में धमाका होता है, खुदकुश हमला होता है और जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 9 अफराद शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ कैडेट कॉलेज को भी खाली करवा दिया गया है। दर हकीकत ये एक प्रॉक्सीज है और इसके जरिए जो तारीख तय थी उस तारीख पर ही इन्होंने हमले किए। और इस हमलों में जहां पर खवारिज, यानी कि जिसे आप कहते हैं टीटीपी के लोग, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान की मशीनरी और फिर इंडिया का पैसा इसमें पूरी तौर पर काम कर रहा है। मगर हमारा सवाल क्या है, वो बहुत ही ज्यादा अहम है। सवाल ये कि क्या एक नई जंग की तरफ जाया जा रहा है। उसके बाद कराची शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया। मैंने जिस तरीके से आपको ये बात बताई थी कि ये इंडिया की तरफ से कराची का महाज और उसके साथ साथ इस्लामाबाद का महाज और फिर कैडेट्स पर हमला, यानी कि फौज पर बराह रास्त हमले की तैयारियां हो रही थी। कराची शहर में फौरी तौर पर दफा 144 का नफाज को लाजमी करार दे दिया गया। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि जब ये दो तरफा धमकी थी तो और इस्लामाबाद के अंदर हमला होता है, वाना में हमला होता है, तो अब यकीनी तौर पर पाकिस्तान के बड़े शहर इनके निशाने पर है। कराची शहर में उसके बाद जहां हाई अलर्ट किया गया वहां सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया। तमाम तरह के जलसों और दफा 144 के निफाज के बाद तमाम चीजों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। क्या ये मामला आगे बढ़ने वाला है और क्या इंडिया अफगानिस्तान के उन लोग सपोर्ट की मदद से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमलावर होने वाला है, तो इसकी वाज़ेह निशानी मिलती है कि जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं और वजीर दिफा ने वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही की है। आइंदा दिन इस हवाले से ज़्यादा अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं और अब ये प्रॉक्सीज के जरिए लड़ी जाने वाली जंग पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश की जा रही और यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी इसका जवाब देने के लिए तैयार मौजूद है। आइंदा दिनों के अंदर आपको 3 से 4 दिनों के अंदर इस हवाले से बड़ी खबरें मौसूल होने वाली हैं और ये इत्तलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान इसका जवाब जरूर देगा। और अब ये किस तरीके से जवाब होगा, क्या अफगानिस्तान की सरहद के साथ जो लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ एक वाकई में ऑपरेशन होगा और शहरों में क्या गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो यकीनन ये होने वाला है। ये हो गई आज की पहली और बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं और फिर मैं आपको तवातुर के साथ बता रहा हूं। एक एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से कामरान टेसूरी साहब यानी भाईजान की तरफ से एक जलसे का इनेकाद किया गया था सुरजानी टाउन के अंदर, जिसमें बहुत सारी बातें सामने आना शुरू हुई है। सबसे पहला एक सवाल था कि क्या उस जलसे के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीर लगाई गई थी कि जो प्रोपगेट की जा रही है, तो नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि एक पुरानी तस्वीर को के साथ उसको कनेक्ट किया गया है। वहां पर अल्ताफ हुसैन साहब की कोई तस्वीर वहां पर आवेजा नहीं की गई थी। ये हम आपको इन्वेस्टिगेट की बुनियाद पर बता रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ था। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या वाकई में जो सिटी न्यूज की तरफ से एक सर्वे किया गया था उसमें कौन जीता और कौन हारा। पहली बात ये देखिए कि ये जलसा 8 तारीख को था। 9 तारीख को एक सर्वे का आगाज किया गया, जिस सर्वे के मुताबिक ये था कि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के जलसे के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर कौन है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और तीसरे ऑप्शन पे थे कामरान टेसूरी साहब। इसमें ये बात का जिक्र नहीं था कि कौन चेयरमैन होगा या कौन सरबराह बनेगा, इसमें मकबूलियत की बात कही गई थी। इब्तदाई तौर पर जो नताइज आए उसमें ये एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सर्वे 1 महीने पर मुहित होता है, इसमें एक आध दिन के बारे में कोई रिजल्ट नहीं दिया सकता। जब ये सर्वे शुरू हुआ तो इब्तदाई 5 घंटों के अंदर कामरान टेसूरी साहब भारी अक्सरियत से आगे थे। दूसरे दिन दोपहर के वक्त भी उनकी अक्सरियत थी और फिर शाम के वक्त वहां पर मुस्तफ़ा कमाल साहब की
कि जो है वो उसमें उन्होंने लीड लेना शुरू की। लेकिन रात गए उसमें ये हुआ कि कामरान टेसौरी साहब एक बार फिर लीड लेकर उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब को पीछे छोड़ दिया। इस बार ये फ़र्क सिर्फ 100 वोट्स का था, लेकिन इसने ये ज़ाहिर किया। मगर ये वोटिंग अभी 1 महीने तक चलती रहती है और इसमें व्हाट्सएप की वोटिंग को रोका नहीं जा सकता। तो जो कोई भी ये समझ रहा है कि इनिशियली उसकी जीत हो गई थी, ऐसा नहीं था। अब इससे ये बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो गई कि इस वक्त एमक्यूएम के मकबूल लीडर कौन है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि इस वक्त एमक्यूएम में मकबूलियत का ग्राफ इससे चेक नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्वे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि तमाम लोगों ने इस पर जश्न मनाना शुरू कर दिया, मगर एमक्यूएम के अंदर की क़यादत क्या वाकई में इस सारे मामला को इसी तरीके से देख रही है? आइए मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर देता हूं। एक्सक्लूसिव खबर यह कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस वक्त कामरान टेसौरी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के ताल्लुकात खराब हैं, तो वो गलत फहमी पर हैं। पिछले दिनों मुस्तफ़ा कमाल साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे, कामरान टेसौरी साहब, खालिद मकबूल साहब, अमीनुल हक साहब और जावेद हनीफ, और इन सब लोगों ने वहां पर मुलाकात की और आपस में इनके दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जहाँ शुरू हुआ, वहीं पर सबने साथ खाना खाया और 5 मुलाकातें इनकी साथ हुई है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि इनके दरमियान आपस में ताल्लुकात इस हद तक खराब है कि जनाब एक दूसरे को गिराया जा रहा है, तो ये सूरत हाल मौजूद नहीं है। नीचे कारकुनान की सतह पर बहुत सारे लोग इसको समझ सकते हैं, मगर अपर लेवल पर इस कामरान टेसौरी साहब के जहां खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ ताल्लुकात बेहतर है, वहीं सब लोगों ने ये मजर खुद वजीर आजम साहब की मुलाकात में भी देखा था कि ताल्लुकात उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बताने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर उसके साथ ही जुड़ी होती है और वो जुड़ी होती है कि आखिर क्या 28वीं तरमीम आ रही है और अब एमक्यूएम की आरजू, एमक्यूएम की तमन्ना, एमक्यूएम का मुतालबा ये मंजूर हो रहा है कि बल्दियाती इदारों को ज्यादा मजबूत किया जा सके। तो ये बात बिल्कुल ही सामने आ रही है और खासतौर पर अब वजीर दिफा जैसे लोग भी 28वीं तरमीम को उसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। एमक्यूएम की जो ये 140A को यानी कि बल्दियाती उम्मीदवारों को शामिल करना था, इस हवाले से मैं आपको एक बड़ी सनसनीखेज खबर देने वाला हूं और वो खबर ये कि दर हकीकत ये जब मुज़ाकरात हो रहे थे और फारूक एशनाइक तमाम शिकों को देख रहे थे, तो ये 140A उसमें शामिल था और उस वक्त एमक्यूएम की नुमाइंदगी जावेद हनीफ साहब कर रहे थे। मेरे पास इस्लामाबाद के बाखबर ज़राए से इत्तलात आ रही है कि ऐन मौके पर खुद जावेद हनीफ साहब को इस पर डटे हुए थे कि जनाब ये 140A को इसमें डाला जाए, लेकिन ऐन मौके पर एक टेलीफोन कॉल आता है और जिसके बाद ये मामला आगे पीछे चला जाता है। ये मैं आपको बहुत ही क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब अगला इसमें मरहला सामने आने वाला है, लेकिन उससे भी कुछ बड़ी और खबरें भी मैं आपको देने वाला हूं और बड़ी तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं। एक अफसोसनाक सहानिया पेश आया है और अफसोसनाक सहानिया पेश आया है मीरपुर खास के अंदर, जहां पर एक 8 साल की बच्ची के साथ न सिर्फ ज्यादती की गई बल्कि उसके गले को गला घोंट कर उसे मार दिया गया। उसका गला जो घोटा गया, ये जो ड्रिप का पाइप आपने देखा है, उससे उसका गला घोटा गया और गला घोटने के बाद उस लड़की को वहां पर कत्ल कर दिया गया। एक बहुत ही अफसोसनाक सहानिया पेश आया। आप सोचिए अगर ये सहानिया दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर होता तो इस वक्त दहल कर रह जाता। अगर ये सहानिया इस वक्त किसी ऐसे मुल्क में होता कि जहां पर कानून और इंसाफ का बोलबाला होता तो यकीनन ये मामला भी हल हो जाते, मगर हमारे यहाँ शायद हल नहीं हो पा रहे हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर भी जुड़ी है। इस वक्त औरंगी टाउन का इलाका, कराची शहर का इलाका, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वहां पर लोगों को चुन चुन कर मारने का सिलसिला शुरू हो गया है। अप्रैल के महीने में वहां पर बल्दियाती एक बड़े अहम उम्मीदवार, बल्कि वहां के चेयरमैन थे, उन्हें एक कत्ल किया गया, आमिर भुट्टो को, और उसके बाद अब ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और कारकुन को वहां पर औरंगी टाउन के अंदर कत्ल किया गया है। शोएब को कत्ल किया गया, शोएब नाम शायद इनका है, इनको कत्ल किया गया है और इन्हें परसों कत्ल किया गया है। वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपस में धड़ों की लड़ाई है या फिर ये लैंड माफिया का इशू है, मगर ये बात देखी जा रही है कि औरंगी टाउन में पिछले 6 महीने के अंदर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे कारकुन का वाकया पेश आया है। और लेकिन बात ये सामने आ रही है कि दोनों लोग एक दूसरे पर, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही ग्रुप एक दूसरे पर अपने इल्जामात आयद कर रहे हैं कि जनाब उसने मारा है, इसने मारा है, उसने मारा है, इसने मारा है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कुछ मामला चल रहे हैं आपस में इख्तलाफात के, ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी कराची शहर के मुख्तलिफ टाउन्स और मुख्तलिफ जगहों पर मामला गड़बड़ चल रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला बदस्तूर उन्होंने जारी रखा हुआ है। उसके साथ ही एक बड़ी खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम मिनिस्ट्री है और वो है लेबर की, जिसमें वर्कर वेलफेयर बोर्ड होता है। वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है यानी कि उसकी बड़ी एक अहमियत होती है और बहुत सारे मामला होते हैं। अब मामला ये हुआ है कि वहाँ पर
एक तकरीबन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के साथ साथ एक और मामला भी सामने आया कि एक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक एंटी करप्शन में 5 अरब रुपए के घपले की निशानदेही हुई है और बाकायदा एंटी करप्शन ने इस बात को, एंटी करप्शन की अदालत ने अब एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट को ये कहा है कि ये 5 अरब रुपए का घपला किस वजारत में हुआ है उसे देखा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर घपलों का सिलसिला और घपलों के इल्जामात का सिलसिला बदस्तूर जारी नजर आ रहा है। चलिए जी, अब आप आते हैं एक बहुत बड़ी खबर पर। तहरीक 27वीं तरमीम तकरीबन समझिए मंजूर हो चुकी है और 27वीं तरमीम पर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। पीटीआई इस पर एहतजाज कर रही है, लेकिन दर हकीकत वो 243 पर बात करते हुए कतरा रही है, यानी कि जहां फौज के इख्तियारात की बात आ रही है वहां पर कतरा रही है। और मामला सारा यह है कि वो इस वक्त इन्होंने सारा का सारा फोकस कर दिया है आसिफ अली जरदारी के इख्तियारात पर और आसिफ अली जरदारी के इस्तिस्ना पर। मगर खबर क्या है हमारे पास? 3 बड़ी खबरें मुझे आपको इस हवाले से देनी है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा इस हवाले से क्या वाकई में वो इसके साथ लिंक करता है? तो ऐसा नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी जो है वो उनका फतवा इस सारे मामला से लिंक करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर ये आई है कि 27वीं तरमीम के बाद ही जैसे ही ये अप्रूवल होगी उसके बाद से एक ग्रैंड शादी का जिक्र चल रहा है। और ग्रैंड शादी का जिक्र जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि बड़े एक यानी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 3 बच्चे हैं, उसमें से एक बख्तावर भुट्टो साहिबा है कि जिनकी शादी हो चुकी है और इतलात ये आ रही है कि एक ग्रैंड सेरेमनी होने वाली है, उनके किसी एक और बच्चे की शादी होने वाली है। तो उस हवाले से कहा जा रहा है कि 27वीं तरमीम के अप्रूवल के फौरन बाद ये इतलात आ रही हैं कि बाकायदा 1 महीने पर मुहित यानी कि 15 नवंबर से ये सिलसिला शुरू होगा और 15 दिसंबर तक ये सिलसिला चलेगा। और इतलात ये मिल रही है कि जरदारी हाउस में एक बड़ी शादी की 1 महीने तक तकारीब चलने वाली है। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शादी के साथ साथ जिस तरह कराची में उनकी शादी हुई थी, कखरी ग्राउंड के अंदर हुई थी, बिल्कुल उसी तरीके से अवामी सतह पर इनकी जो तकरीब का एहतमाम है वो कराची के अंदर ही हो रहा है। ये मैं आपको एक तहलका अंगेज़ खबर दे रहा हूँ और ये खबर यूँ तो कुछ लोगों ने पहले भी चलाई है, लेकिन मैं आपको बड़ी क्लियर एक बार बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शादी हुई थी, बिल्कुल उसी तरीके से कराची में एक बहुत बड़े ग्राउंड के अंदर ये शादी होने वाली है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये शादी 2 हिस्सों पर होगी, यानी कि अवामी सतह पर ये शादी और वलीमा और खाना वाना का सिलसिला अलहदा होगा और 2 जो दीगर लोग एलीट्स और तकरीबन तमाम लोग जो इसमें शामिल होंगे दुनिया भर से लोग, उन सब के लिए इसका अहतमाम अलहदा तरीके से किया जा रहा है। और ये बात अब खबर चलना शुरू हो चुकी है। तवक्कुआत ये की जा रही है कि 1 महीने तक ये तकारीब चल सकती हैं। अभी तक मेरे पास इसकी मज़ीद डिटेल आ रही है और जब ये डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी तो हमारे एक दोस्त ने खबर पहले दे दी है, लेकिन हम चाह रहे थे कि ये खबर हमारे पास भी थी और हमने इस हवाले से और दूल्हा दुल्हन की जो मुलाकातें उस हवाले से हमारे एक दोस्त हैं, उनको मैं बार बार कह रहा था कि अमेरिका पर निगाह रखें, लेकिन वो मेरी बात मान नहीं रहे थे। तो अब शायद वो भी ये बात मान जाएंगे कि जिनको मैंने बार बार कहा था। ये सिलसिला कोई डेढ़ साल से चल रहा है और ये इतलात हमारे पास थी और अब जाकर ये चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं। 27वीं तरमीम के बाद से जो है वो इसका बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो ये सिलसिला आपको जल्द नज़र आएगा। ये इतलात हमारे पास थी और जिन साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनको मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ कि भाई वहाँ खबर रखिए, तो अब मेरे ख्याल से उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं किस तरफ का इशारा कर रहा था अभी तक के लिए। अच्छा हाँ, एक और बात भी ये कहनी थी कि जहाँ 27वीं तरमीम में वफाक के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, वहाँ यहाँ पर ये भी शामिल है कि आर्टिकल 130 में भी तब्दीली की जा रही है और अब तक जो एक वज़ीर आला 18 वज़ीर रख सकता था 22 रख सकता है। तो अनकरीब जो है वो आप मेरा नाम भी देख सकते हैं कि मैं भी कोई वज़ीर बन जाऊँ। मज़ाकन कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने